भारत माता की जय। मैं राम गोपाल अवस्थी, फाउंडर बायोलॉजी इंस्टीट्यूट कानपुर से अपने किए गए वादे के अनुसार साधारण सीरीज का परिणाम समाधान सीरीज लेकर के आया हूं, एनिमल किंगडम फाइलम पोरीफेरा। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया था कि फाइलम जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं वो 15 मिनट में ख़त्म होते हैं और आप लोगों को 1 घंटे या 2-2 घंटे पढ़ाया गया है। जितना एनसीईआरटी में दिया गया उससे 50% ज़्यादा पढ़ा दिया गया है। तो आपको मैं दिखाता हूँ फाइलम पोरीफेरा एनसीईआरटी में कितना दिया गया है। देखिएगा बच्चों, देखिए ज़रा, ये दिया गया है, इतना पोरीफेरा दिया गया है। अब सोचो इसको डिकोड करते हुए हमें पढ़ना है और इसकी एक लाइन को एमसीक्यू बनाना है। चलिए देखते हैं भाई कितना फाइलम कितनी देर में ख़त्म होता है। और आप भी सोचिएगा आपको आपके यहाँ कितने दिन में पढ़ाया गया। और ध्यान दीजिएगा यहाँ की लाइन ही पेपर में आएंगी, सब कुछ डिकोड करूँगा। आइए देखते हैं। फाइलम पोरीफेरा एनिमल किंगडम का पहला फाइलम है। एनिमल किंगडम का पहला फाइलम है पोरीफेरा। सबसे पहले लिखा हुआ है मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पंजेस। ठीक है, मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम। तो इस फाइलम के जो मेंबर होते हैं, इस फाइलम के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें हम लोग कॉमनली स्पंज कहते हैं। कॉमनली स्पंज कहते हैं। स्पंज का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे छेद हों। स्पंज यानी पोरीफेरा का खानदानी नाम है। इस खानदान के जितने भी मेंबर हैं उनका खानदानी नाम क्या हो गया? स्पंज हो गया। और स्पंज नाम क्यों पड़ा? देखिएगा क्यों पड़ा स्पंज नाम। अब दिखाते हैं आपको स्पंज नाम क्यों पड़ा। चलिए, इसकी पूरी बॉडी जो होती है पोरस होती है। पोरीफेरा नाम ही इसी वजह से पड़ा है, पोर बेरिंग, जिसकी बॉडी में क्या पाया जाए? छेद पाए जाए। तो इसकी पूरी बॉडी, मान लीजिए एक स्पंज है, देखिएगा एक बड़ा सा पोर है। इस पोर को हम लोग बोलते हैं ऑस्कुलम। ये सिंगल पोर होता है, सिंगल पोर। ठीक है, उसके अलावा बॉडी में इस तरीके से पूरी बॉडी वाल जो होती है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स होते हैं। और लिखा एनसीईआरटी में कि वाटर इंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स। अब इन माइन्यूट पोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इन माइन्यूट पोर्स को हम लोग बोलते हैं ऑस्टिया। मैनी बहुत सारे हो गए और माइन्यूट माने छोटे, माइन्यूट पोर्स। मैनी माइन्यूट पोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्टिया बोलते हैं। क्लियर? स्पंज की बॉडी के अंदर ये जो खाली जगह होती है, कैविटी, जो खाली जगह होती है इसे कैविटी कहते हैं। हिंदी माध्यम वाले बच्चे गुहा कहते हैं। इस कैविटी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पंजोसील बोलते हैं। तो याद कर लो भाई, पोरीफेरा के जो भी मेंबर हैं उनकी बॉडी के अंदर जो कैविटी होती है, खाली गुहा होती है, उसको क्या नाम दिया जाता है? स्पंजोसील। तो आप देखिए ऑस्टिया, ऑस्कुलम और स्पंजोसील, इतना हो गया। आगे बढ़ते हैं। दे आर जनरली मैराइन। ध्यान दीजिए, अब हम उनके आवास की बात करते हैं, हैबिटाट। हैबिटाट की बात करते हैं यानी आवास की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जनरली मैराइन लिखा है। क्या लिखा है? जनरली मैराइन। इसका मतलब सारे नहीं। कोई मेंबर है पोरीफेरा का जो फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है और इसी के एग्जांपल में दिया गया है स्पॉन्जिला। ठीक है, तो पेपर में ध्यान दीजिएगा, जब एनटीए क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे पूछेगा? ऑप्शन 2 बनाएगा। एक कहेगा ऑल आर मैराइन और एक कहेगा जनरली मैराइन। सभी समुद्री होते हैं या प्रायः समुद्री होते हैं? तो आपका आंसर ये लगेगा। हो गया एनटीए का क्वेश्चन। ऐसे बनते हैं एनटीए में क्वेश्चन। ठीक है, तो याद रखिएगा जनरली मैराइन होते हैं। उसके बाद की लाइन क्या है? These are primitive multicellular animals and have cellular level of organization। सारे एनिमल्स मल्टीसेलुलर होते हैं। समझिएगा, मैं बिल्कुल एनसीईआरटी डिकोड कर रहा हूं। मल्टीसेलुलर सभी एनिमल्स होते हैं, सभी एनिमल्स होते हैं। ध्यान दीजिएगा, लेकिन ये सबसे पहले बने थे। तो मल्टीसेलुलर में भी क्या वर्ड यूज किया इन्होंने? एनसीईआरटी कहती है प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर।
मतलब मल्टी सेलुलर में सबसे प्रिमिटिव कौन हुआ? पोरीफेरा हुआ। तो छोटी छोटी बात पर ध्यान देना होता है, तुम ध्यान ही नहीं दोगे प्रिमिटिव पे। तो अगर एनटीए में क्वेश्चन में आ जाए कि कौन है प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल, एक एक क्वेश्चन बता रहा हूं, कौन है प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल, ये देखिए मैं बनाता जा रहा हूं क्वेश्चन, कितना आसान आंसर होगा, पोरीफेरा। देखा, बन गया। दूसरा क्वेश्चन, प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर कौन होता है, तो आंसर होगा पोरीफेरा। ऐसे बनाते हैं एनटीए वाले क्वेश्चन, ठीक है। और अब इनकी बॉडी कैसी होती है, भगवान ने भी इनकी बॉडी में टिश्यू नहीं बनाया था, तो मल्टी सेलुलर तो है। मल्टी सेलुलर का मतलब हो गया बॉडी में एक से ज्यादा सेल होंगी। उस मल्टी सेलुलर में अभी टिश्यू नहीं बना था, तो कैसी बॉडी है, सेलुलर लेवल। हिंदी माध्यम के बच्चे बोलते हैं कोशिकी स्तर का शरीर। क्लियर? तो याद रखिएगा, पोरीफेरा में टिश्यू नहीं बने थे, बॉडी में केवल सेल्स थी। सेल्स ने मिलकर के टिश्यू नहीं बनाया, और जब टिश्यू नहीं बना तो आर्गन भी नहीं बनेंगे, और जब आर्गन नहीं बनेंगे तो आर्गन सिस्टम भी नहीं बनेगा। तो यानी पोरीफेरा वे एनिमल्स हैं इनकी बॉडी में भी टिश्यू नहीं बने थे, ना टिश्यू ना आर्गन सिस्टम, पूरी बॉडी केवल सेल की बनी थी। और बॉडी में केवल सेल्स थी, तो बॉडी में केवल जब सेल्स थी तो अब क्या हुआ कि सेल्स को काम बांट दिया गया, हर सेल्स अलग अलग काम कर रही थी, तो यहीं से डिवीजन ऑफ लेबर शुरू हुआ। लेकिन यह भी बात एनसीईआरटी में नहीं लिखी है, अलग अलग सेल को अलग काम कर दिया गया, यानी हर सेल को काम बता दिया गया कि तुम खाना बनाओगी, तुम पोछा मारोगी, तुम झाड़ू करोगी, तुम सफाई करोगी। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, पोरीफेरा में सारा काम अलग अलग सेल को बांट दिया गया है, क्योंकि पोरीफेरा में ना टिश्यू बने हैं, ना आर्गन बने, ना आर्गन सिस्टम बने हैं। अब अगली लाइन देखिए, स्पंज हैव ए वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम। स्पंज में यह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पोरीफेरा में सबसे जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है वाटर कैनाल सिस्टम। यह बहुत फेमस टॉपिक है। पानी का कैनाल है किसमें, स्पंज की बॉडी में, और इसी पानी के थ्रू जो कुछ भी कई काम स्पंज करता है। तो अब सवाल बनेगा नीट में कि वाटर कैनाल सिस्टम है क्या, तो आप जानते हैं ये पानी है, यहां स्पंज खड़ा हुआ है। अब यह पानी स्पंज की बॉडी में अंदर कैसे जाएगा और फिर पानी बाहर कैसे निकलेगा। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि स्पंज की बॉडी में बहुत सारे छोटे छोटे छेद होते हैं और एक होता बड़ा छेद। तो पानी इन छोटे छेदों से अंदर जाएगा, पानी इन छोटे छेदों से यानी ऑस्टिया से अंदर जाएगा, यहां पहुंचेगा और ऑस्कुलम से होता हुआ बाहर निकल जाएगा। अब यहां पर ध्यान क्या देना है, एनसीईआरटी की लाइन ध्यान देना है, जहां लिखा हुआ है कॉनोसाइट या कॉलर सेल्स लाइन द स्पंजोसील एंड कैनाल्स। ठीक है, अब सवाल है ये पानी स्पंज की बॉडी में आता कैसे है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, एक खास तरह की सेल, खास सेल्स का नाम यहां पे आ रहा है, उन सेल्स को हम लोग बोलते हैं कॉलर सेल्स। सुनिएगा जल्दी से, ए से लिखा हुआ कॉलर सेल्स या कॉनोसाइट, यानी एनसीईआरटी में केवल इसी सेल का नाम दे रहे हैं, कॉनोसाइट्स। ये सेल्स जो है इनमें फ्लैजेला पाए जाते हैं। इनमें क्या होते हैं, फ्लैजेला होते हैं, और इन्हीं फ्लैजेला के मूवमेंट करने से पानी जो है स्पंज की बॉडी के अंदर आता है और बाहर चला जाता है। अब लाइन पर ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी की कह रहे हैं कॉनोसाइट या कॉलर सेल्स लाइन द स्पंजोसील एंड कैनाल्स। तो देखिए स्पंज में जो सिंपल स्पंज होते हैं, सिंपल स्पंज, उनकी बॉडी में ये स्पंजोसील है, यहीं पे इस तरीके से कॉलर से लगी होती हैं। कुछ ऐसा डायग्राम होता है इनका, कॉनोसाइट सेल का डायग्राम कुछ ऐसा होता है, और ये आपका फ्लैजेला होता है। तो ये यहां पे लगी होती हैं। जब इनका फ्लैजेला ऐसे ऐसे बीट करता है तो पानी अंदर आता है। तो कॉनोसाइट कहां पाई जाती हैं, लाइन द स्पंजोसील। लाइन का मतलब होता है किसी को घेरना या लगे रहना। लेकिन कुछ स्पंज में जो बॉडी वाल होती है, मान लो बॉडी वाल स्पंज की है कि सिंपल स्पंज है, मैं डिकोड कर रहा हूं,
सिंपल स्पंज में तो बॉडी वॉल ऐसे होती है, कुछ ऐसे स्पंज होते हैं जिनमें बॉडी वॉल फोल्डेड हो जाती है ऐसे। ठीक है, अब की बार जब फोल्डेड हो जाएगी तो आप देख रहे हैं अब की बार ये एक्स्ट्रा कैनाल बनती हैं इनमें, एक्स्ट्रा कैनाल। तो यहां पर तो जो सिंपल स्पंज थे वहां पर कॉलर सेल्स कहां पाई जा रही है, स्पंजोसील में लाइन कर रही हैं, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स टाइप के स्पंज हैं जिनमें फोल्डिंग पाई जाती है वहां पर कॉनोसाइड यहां पाई जाती हैं। तो सवाल समझिएगा, कॉनोसाइड या तो स्पंजोसील को लाइन करती हैं या तो फिर कैनाल को। तो जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कॉलर सेल जो होती हैं, कॉलर सेल्स लाइंस, तो भैया दो ऑप्शन हैं, स्पंजोसील भी सही है जो कि स्पंज गुहा कहलाती है, और कैनाल। उन कैनाल के नाम होते हैं लेकिन एनसीईआरटी में नाम दिए नहीं गए, तो आप नाम जान के क्या करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बोथ हो तो आप बोथ लगाएंगे। स्पंज में कॉलर सेल्स कहाँ पाई जाती हैं, स्पंजोसील में, कैनाल में, बोथ नन, तो भैया बोथ लगाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है एनटीए। अब वाटर कैनाल सिस्टम जिसके थ्रू पानी अंदर आता है, और सिंपल स्पंज है तो ऑस्टिया से सीधे स्पंजोसील, डिकोड कर रहा हूं, स्पंजोसील से ऑस्कुलम और पानी बाहर चला गया। अगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है जिसमें फोल्डिंग हो गई थी तो फिर भैया ऑस्टिया से कुछ एक्स्ट्रा कैनाल्स होंगी, मैं नाम नहीं दे सकता क्योंकि नाम एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। एक्स्ट्रा कैनाल से फिर स्पंजोसील, और स्पंजोसील से ऑस्कुलम, और ऑस्कुलम से पानी बाहर चला जाएगा। तो ये सिंपल स्पंज में ऐसे पानी आएगा, और कॉम्प्लेक्स स्पंज में जिनकी बॉडी वाल में फोल्डिंग होती है उनमें ऑस्टिया से जो भी कैनाल बनती होंगी कैनाल में जाएगा, फिर स्पंजोसील में जाएगा, फिर ऑस्कुलम, फिर बाहर चला जाएगा। अब वाटर कैनाल सिस्टम का काम क्या लिखा एनसीईआरटी ने, आइए देखते हैं। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वाटर कैनाल सिस्टम जो होता है, पाथवे ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम जो होता है, हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, रिमूवल ऑफ वेस्ट। तीन चीजें, फूड गैदरिंग, उसी पानी में जो फूड होते हैं वो बॉडी के अंदर पहुंचते हैं, फूड गैदरिंग लिखा है, और रेस्पिरेटरी एक्सचेंज लिखा है, यानी O2 और CO2 का एक्सचेंज, पानी में घुली ऑक्सीजन जो है बॉडी में चली जाएगी, और स्पंज जो होंगे वो अपनी बॉडी की ऑक्सीजन को उसमें CO2 को पानी में छोड़ देंगे। और रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, जो भी वेस्ट मटेरियल बनेंगे स्पंज की बॉडी में, वेस्ट मटेरियल वो भी इसी में छोड़ दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये तीन काम लिखे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, अगली लाइन कह रही है एनसीईआरटी की, पोरीफेरा के जो एनिमल होते हैं वो डाइजेशन करते हैं इंट्रा माने सेल के भीतर, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन यानी फूड जो है वो किसी भी तरीके से सेल के अंदर जाता है, वहां के एंजाइम सेल के अंदर फूड को डाइजेस्ट करते हैं, और कुछ लिखा नहीं है। याद हो गया? तो भैया पोरीफेरा में डाइजेशन इंट्रासेलुलर है, यहाँ पर कोई एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल नहीं होगी। अभी टिश्यू नहीं बने थे तो भैया एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से आएगी? सीधे भोजन गया, किसी भी तरीके से भोजन जो है फूड वो सेल के अंदर पहुंचा, और सेल के अंदर ही एंजाइम्स ने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन सभी का डाइजेशन कर दिया। तो इंट्रासेलुलर अंतःकोश की पाचन पाया जाता है स्पंज में। आगे क्या लाइन लिख रही है? आगे लाइन लिख रही है कि बॉडी सपोर्टेड बाय ए स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पंजिन। बॉडी जो है, अब बॉडी को सपोर्ट कौन करेगा? तो कह रहे बॉडी को सपोर्ट कर रहा है एक स्केलेटन, और वो स्केलेटन जो है वो दो चीज का बना है, स्पिक्यूल्स। ये जो स्पिक्यूल्स होते हैं ये कांटे जैसे होते हैं, स्पिक्यूल्स, और स्पंजिन फाइबर्स। बस इतना लिखा है एनसीईआरटी में, और बच्चे यही सब बड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, कौन बनाता है स्पिक्यूल्स, स्पंजिन फाइबर्स, उनके नाम पर क्लासिफिकेशन पर जो आपने पढ़ा है, कैलकेरिया, हाइलोस्पंजी, डिमोस्पंजी, ये कुछ भी आपको नहीं पढ़ना था भैया। तो याद रखिएगा स्पंज की बॉडी में स्केलेटन जो है वो दो चीजें हैं, स्पिक्यूल्स और फाइबर्स। यानी ये बॉडी है, मान लो ये बॉडी हमने बना दी, ये डिकोड कर दे रहा हूँ। अब इस बॉडी में ऐसे कांटे जैसे होते हैं, तो ये हो गए स्पिक्यूल्स, और पतले पतले फाइबर्स जैसे जो हो गए, ठीक है, फाइबर्स जैसे जो हो गए, ये हो गए आपके स्पंजिन फाइबर्स।
तो पूरा स्केलेटन 2 लोग सपोर्ट कर रहे हैं, स्पिक्यूल्स एंड स्पंजिन फाइबर्स। अगली लाइन लिखा हुआ, सीधे आ गए हम अब इसके रिप्रोडक्शन पर। अब देखते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या है इसका, जनन, स्पंज बच्चे कैसे पैदा करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना होगा सेक्स क्या है। क्या मेल फीमेल अलग है? नहीं, मेल फीमेल अलग नहीं है। एक ही बॉडी में मेल गैमेट बनाने वाली सेल, एक ही बॉडी में फीमेल गैमेट बनाने वाली सेल है, इसलिए ये क्या है, बाइसेक्सुअल है, जिसके लिए लिखा जाता है हर्माफ्रोडाइट। क्या लिखा है? हर्माफ्रोडाइट, जिसको आप लोग बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी भी कहते हैं। यानी इसका मतलब क्या हो गया, एक ही बॉडी में ही स्पर्म बनाने वाली सेल है और बॉडी में ही ओवम बनाने वाली सेल है, तो इसलिए क्या हो गए, बाइसेक्सुअल हो गए, हर्माफ्रोडाइट हो गए। अगली लाइन लिखी हुई है, स्पंज रिप्रोड्यूस। अब देखिए, अब रिप्रोडक्शन स्पंज में 2 तरह का होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। यानी एसेक्सुअल अलैंगिक जनन भी पोरीफेरा में हो सकता है। कैसे होता है? एनसीईआरटी में क्या लिखा है? फ्रेगमेंटेशन लिखा। क्या लिखा है एनसीईआरटी में? फ्रेगमेंटेशन, जिसका मतलब होता है विखंडन। अगर स्पंज की बॉडी 2-3 टुकड़ों में टूट जाए तो हर टुकड़े से एक नया स्पंज बन जाएगा। ठीक है, और कुछ दिया नहीं गया तो मैं ये सब क्यों बताऊं। हालांकि बडिंग भी एक तरीका है स्पंज में, हो सकता है आपको पढ़ाया गया, लेकिन यहाँ एनसीईआरटी में नहीं लिखा तो मैं नहीं बता रहा हूँ। अब सीधे आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पता ही क्या होता है, स्पर्म और ओवा का फर्टिलाइजेशन होता है। तो सवाल वही बनेगा कि भाई फर्टिलाइजेशन क्या है। तो फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, स्पर्म और ओवा का मिलन जो है फर्टिलाइजेशन कहलाता है। फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, बॉडी के अंदर होता है। तो जब बॉडी के अंदर होगा तो क्या पूछेंगे वो आपसे, इंटरनल। कैसा होता है फर्टिलाइजेशन? इंटरनल होता है। क्लियर? तो फर्टिलाइजेशन कैसा हो गया? इंटरनल हो गया। लास्ट क्या लिखा हुआ है? डेवलपमेंट। ध्यान दीजिएगा, ये डेवलपमेंट वर्ड आपको पता ही नहीं तो आप लोग क्या समझोगे डेवलपमेंट। तो मैं बता दूं कि एनिमल में मेल और फीमेल गैमीट का फर्टिलाइजेशन हुआ, जायगोट बना। अगर जायगोट से सीधे बॉडी बनती है, सीधे बॉडी बनती जायगोट से, यानी जो भी इंडिविजुअल होता है वो पैदा हो रहा है, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट, सीधे एडल्ट एनिमल वाली बॉडी। ठीक है, जैसे हम लोग पैदा होते हैं। अब जायगोट से पहले बने लार्वा, और फिर लार्वा से बने जो एक्चुअल बॉडी वाला एनिमल होता है वो, यानी एडल्ट लाइक, एडल्ट इंडिविजुअल। यहां एडल्ट का मतलब हो गया जो बच्चा पैदा हो रहा है बस वही रहे, एडल्ट इंडिविजुअल। तो अब लार्वा से ये बनने में होता है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस हिंदी माध्यम के बच्चे सुने होंगे, कायांतरण। तो जब जायगोट से सीधे एनिमल बने तो डायरेक्ट डेवलपमेंट, और जब जायगोट से पहले लार्वा बने, लार्वा से फिर बॉडी बने, तो उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब देखते हैं स्पंज में क्या होता है भाई। स्पंज में लार्वा बनता है तो डेवलपमेंट कैसा होगा? इनडायरेक्ट। पेपर में यही क्वेश्चन आ जाए तो याद रखिएगा कि पोरीफेरा यानी स्पंज में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, यानी 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 लार्वल स्टेज प्रेजेंट। अब लार्वल स्टेज का नाम बताओ, नाम बताओ। अच्छा, जब नाम है नहीं तो कहाँ बताएं? तो आपको नहीं याद करना है। मार्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट। लार्वा जो है एडल्ट से मार्फोलॉजी में यानी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में क्या है? डिस्टिंक्ट है, बिल्कुल अलग है। क्लियर? समाप्त हो गया पोरीफेरा। एग्जाम्पल साइकन, साइफा, स्पॉन्जिला क्या है? फ्रेश वाटर स्पंज और यू स्पॉन्जिया दिया गया है। यानी केवल 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं, पेपर में आना होगा तो यही आ जाएंगे, जिनमें से दो के कॉमन नेम है। एक भैया बाथ स्पंज, याद रखिएगा किसको बोलते हैं? बाथ स्पंज, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। और एक जो आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि कौन सा स्पंज है जो फ्रेश वाटर यानी तालाब या नदी में पाया जाता होगा, तो वो आपको दिया गया है एनसीईआरटी में स्पॉन्जिला। ये 2 नाम से क्वेश्चन आ सकता है। पोरीफेरा समाप्त हुआ। तो पोरीफेरा पहले एनिमल हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पर 4-5 क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। सबसे पहला
एनटीए के पेपर में जहां फंस सकते हैं। जनरली मैराइन, ऑल मैराइन नहीं। दूसरा मल्टीसेलर में कौन, प्रिमिटिव मल्टीसेलर। तीसरा क्वानोसाइड या कॉलर सेल जो है लाइन द स्पंजोसील कैनाल बोथ तो बोथ। उसके बाद वाटर कैनाल सिस्टम के फंक्शन एनसीईआरटी में 3 लिखे, फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज और रिमूवल ऑफ वेस्ट, वो 3 नाम याद कर लीजिए। स्केलेटन में स्पिक्यूल्स और स्पिंजिन, कौन से स्पिक्यूल्स किससे बनते हैं कुछ भी नहीं लिखा है, आपको नहीं याद रखना है। कॉलर सेल, कॉनोसाइट सेल, केवल एक ही सेल के बारे में बताया गया है। मैंने बताया आपको स्पंज में अलग अलग सेल को अलग अलग काम करने को दिया गया है। डिवीजन ऑफ लेबर शुरू हुआ था लेकिन एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है। रिप्रोडक्शन दोनों है, एसेक्सुअल सेक्सुअल। एसेक्सुअल में फ्रेगमेंटेशन लिखा है, हालांकि बडिंग भी होती है लेकिन एनसीईआरटी में नहीं लिखा है। और डेवलपमेंट क्या है, इनडायरेक्ट पर लार्वा बने, कौन सा लार्वा आपको नहीं याद करना है, 3 एग्जाम्पल याद करना है। पोरीफेरा समाप्त, इतना पोरीफेरा पढ़ लो क्लियर हो जाएगा। पोरीफेरा का मतलब होता है पोर बियरिंग एनिमल, जिनकी बॉडी में छेद ही छेद हो। उसमें भी 2 कंडीशन है। अगर सिंपल स्पंज होगा तो सीधे ऑस्टिया से स्पंजोसील, स्पंजोसील से ऑस्कुलम, पानी बाहर चला गया। अगर कॉम्प्लेक्स स्पंज हुआ यानी ऐसे स्पंज जिनकी बॉडी, ये मान लीजिए अगर बॉडी है तो ये तो सिंपल वाले हो गए। अब कॉम्प्लेक्स वाले में क्या होगा, बॉडी ऐसे फोल्डिंग में चली जाएगी। ये देखिए, जब ऐसा होगा, जिनके स्पंज की बॉडी फोल्डिंग होगी तो वहां पर कुछ कैनाल्स बन जाएंगी। तब पानी जो होगा ऑस्टिया से होते हुए पहले कैनाल में जाएगा और फिर ये जो कैविटी होगी, कैविटी, और कैविटी का नाम ध्यान रखिएगा, स्पंज में क्या है, स्पंजोसील। ठीक है। अब कैनाल सिस्टम 3 तरह के होते हैं, एस्कान, साइकन, ल्यूकॉन। ये आपको नहीं पढ़ना है, बस इतना ध्यान रखो जितना मैंने बताया आपको। सिंपल है तो ऑस्टिया से स्पंजोसील, ऑस्कुलम बाहर चला गया। और कॉम्प्लेक्स है तो ऑस्टिया से जो एक्स्ट्रा कैनाल होंगे उनका नाम मैंने नहीं बताया आपको, फिर स्पंजोसील, फिर ऑस्कुलम, फिर बाहर चला गया। तो ये पोरीफेरा समाप्त हुआ। और आप इतना ही पढ़ लीजिए, एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। भारत माता की जय।